स्वागत है आप सभी का पंजाब पंचायत में। पिछले कई महीनों से लगातार पंजाब में किसान आंदोलन चल रहा था। उसका आने वाले चुनाव में बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स पर क्या असर पड़ने वाला है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ में लाइव मौजूद हैं केंद्र सरकार में राज्य मंत्री विदेश मंत्रालय मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका हमारी इस पंचायत में। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी की नज़र से पंजाब का चुनाव कितना अहम है। पिछले कई महीनों में हमने देखा जब बीजेपी के नेता गांव में निकल रहे थे, लोग विरोध कर रहे थे। अब आपने किसान कानून वापस तो लिए हैं, लेकिन क्या आप मानेंगे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा की तुलना में पंजाब सबसे बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए? देखिए, चैलेंजेस मीट करना तो हमारी पार्टी की आदत है। हम चैलेंजेस मीट करने में सक्षम है। और चैलेंज मतलब कोई भी चुनाव चैलेंज होता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि पंजाब चैलेंज और बाकी चैलेंज नहीं है, मैं वो मानती नहीं। मैं मानती हूँ कि हर चुनाव चैलेंज है और हर चुनाव में बराबर की मेहनत लगती है और बराबर की स्ट्रैटेजी और दिमाग लगता है। तो पंजाब उतना ही चैलेंज है जितना कोई और प्रदेश, उसमें कोई तो क्या आप अपना जनाधार बढ़ाने के मकसद से पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि पहले हमेशा आपका अकाली के साथ टाई अप हुआ करता था, बीजेपी केवल शहरी हिंदू बहुल इलाकों में चुनाव लड़ती थी। अब आपने ज्यादा प्रत्याशी उतारे हैं, तो क्या बीजेपी के लिए जीतने से ज्यादा अपना जन आधार बढ़ाना मकसद है इस चुनाव का? दोनों मकसद है। जीतना भी मकसद है, क्योंकि कोई भी चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। और ये कहना कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, तो जवाब है नहीं। और जानते हुए भी कि हमारा जनाधार अधिक था, हमें चाहने वाले लोग अधिक थे, हमारी मान्यताएं अधिक थीं, बावजूद उसके हम अपना जो गठबंधन का धर्म है उसको निभा रहे थे। और क्योंकि पुराना गठबंधन है, उस समय का गठबंधन है जब भाजपा में कुछ लोग नहीं थे, छोटी मतलब 2 या 4 लोग थे। पोस्ट इमरजेंसी के बाद की बात है, उसके बाद 84 के बाद की बात है। तो उस जो बुरे समय के साथी हैं उनको आप धक्का मार के छोड़ नहीं सकते। एक आप जो भी बदलाव हो आप उसको कैरी करते हैं। तो वो प्राण जाए पर वचन ना जाए वाली बात थी। अब जिसने वचन तोड़ा तो बल्ले बल्ले, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। सो इट्स अ मतलब हमारे हिसाब से अगर सोचा जाए तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जहाँ भी कहीं मैं गई हूँ, जिन जिन जगहों पे मैं गई हूँ, आपको हैरानी होगी सुनकर, लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों ने ये कहा कि असी ते कमल दा फुल ढूंढते सी, सानू मिलता नहीं सी, ते इस करके सानू किते होर वोट पाना पैंदा सी। तो मतलब दिस इज अ कॉमन मैन्स हु आई एम मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पर ये भी इस चुनाव की हकीकत है कि गाँव में अभी भी बीजेपी को लेके नाराजगी है। जैसे हम पिछले कुछ दिनों से अलग अलग इलाकों में घूम रहे थे, क्या आप मानेंगी कि अभी भी कहीं ना कहीं वो जो खटास है किसान कानूनों की, जो पूरा आंदोलन हुआ, वो इस चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों के है सामने? नहीं है। मैं देखिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं पॉलिटिकल बात केवल कर रही हूँ। किसान के मन में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए बहुत ही अधिक प्रेम और इज्जत है। और उसका कारण भी बता देती हूँ आपको, जो शायद एनालिसिस में मिस हो रहा है ज़्यादातर लोगों से। वो है कि 23 लाख छोटे किसान जो पंजाब में हैं, उन सबको किसी ने आज तक पूछा नहीं था। उन 23 लाख किसानों के खाते में 6,000 के हिसाब से पैसा जा चुका है। किसान निधि का लाभ उनको मिल चुका है। उन सबको एमएसपी हट जाएगी, जो इतना झूठा प्रचार हुआ। अब एमएसपी तो बढ़ गई है, जिसकी जेब में पैसा जा रहा है उसको पता है कि मेरी एमएसपी बढ़ गई है। फिर उसको पता है कि उसके साथ बिचौलिए कितना धोखा करते थे, उसको पैसा नहीं मिलता था। अब एमएसपी का पैसा सीधा उसके खाते में जा रहा है, तो जो उसकी तकलीफ थी वो कम हुई है। फिर चाहे वो यूरिया का मसला हो, चाहे सॉइल टेस्टिंग का मसला हो, या बाकी अन्य चीज़ें हों, वो सब फ़ायदा लोगों को मिला है। और मतलब उन्होंने देखा कि एक गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। नहीं तो गवर्नेंस उनसे दूरों तक उनको दिखाई नहीं देती थी। मतलब मैं जहाँ जाके लोगों से मिलती हूँ, और आप तो दिल्ली पहचानते हैं, जानते हैं कि हम सब लोग आम जनता के साथ आम रूप में घूमते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आप मंत्री संतरी कुछ हो गए तो कोई बड़ी चीज़ है, यू आर लाइक अ कॉमन पर्सन।
यहाँ पर इतनी ज़्यादा लोगों से दूरी है नेताओं की, तो जब वो मिलते हैं तो उनको लगता है कि नेता ऐसे होते हैं, तो कभी यार भाजपा में सारे ही ऐसे होते हैं, हम लोग को अगर हम ज़्यादा कुछ उल्टे पुल्टे काम करें तो प्रधानमंत्री कार्यालय ही आपको कहेगा घर बैठ जाओ। तो मतलब ये जो कनेक्टिविटी, कनेक्टिंग टू द पीपल, उनसे मिलना जुलना, बात करना, उनकी समस्या को समझना, देखना, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसिंग थी। और यहाँ पर लोगों को वो साध्य चाहिए था जिससे कि वो अपनी बात को ऊपर तक पहुँचाएं और उनकी कोई सुनवाई हो, जो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में मिला। आप विदेश मंत्री हैं राज्य के लिए, और पंजाब में एक बहुत बड़ा चैलेंज है पलायन का। जो यहाँ के यूथ हैं वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके ऐसे ऐसे देशों में चले जाते हैं। अगर बीजेपी को पंजाब की जनता चुनती है तो पलायन रोकने के लिए आपका प्लान क्या है? देखिए, पलायन रोकने के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो समस्या है उसको समझना होगा। पलायन किसी सरकार ही तो के तौर पे है ऐसा नहीं है, मतलब वो एक चीज़ हो सकती है, पर ज़्यादातर जो पैसे वाले लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं, और वो खाली एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए या अच्छी चीज़ों के लिए पलायन कर रहे हैं। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डेवलप करना होगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा, आपको स्किलिंग की फैसिलिटीज़ देनी होगी। आपको हैरानी होगी जानकर कि ज़मीन पर उतरे तो पता चलता है कि कितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो यहाँ पर बंद हैं, और लोग यहाँ पर उससे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा पैसा देकर विदेश में जा रहे हैं। तो ना तो पैसा प्रॉब्लम है और ना ही एजुकेशन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एक मानसिकता जिससे हम जूझ रहे हैं। मानसिकता है कि यहाँ तो ऐसे ही चलता है, यहाँ कभी हिंदुस्तान बेहतर नहीं हो सकता, और जो हमारे ऐतिहासिक पन्ने हैं या जो हमारी गौरव की गाथाएं हैं, जो हमारे लोगों ने इतने सब बलिदान करके इस धरती को आज़ाद किया, देश के लिए काम किया, उस सब का कोई गाथा गान भी नहीं करता है। तो जो एक हेरिटेज और एक अपनी संस्कृति सभ्यता के ऊपर गर्व की बात है, या एक कर्तव्य भावना कि भाई ठीक है, पढ़ने के लिए जाना एक चीज़ होता है पर वापस भी आना होता है। आपका कर्तव्य अपने देश के प्रति, ज़मीन के प्रति, अपने परिवार के प्रति, माँ बाप के प्रति, उससे विमुक्त होकर कोई कैसे कहता है कि मैं सेटल हो जाऊं। मगर ऐसा देखने में आया। तो प्रॉब्लम एक तरफा नहीं है, बहुतरफा है, और उसका बहुआयामी ढंग से मानसिक तौर पर भी बच्चों को सही शिक्षा मिले, और उनकी जो अपने परिवार, धरती, भारत के प्रति जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य निष्ठा की भावना भी उनमें जागृत हो। जो बीजेपी किसान कानून लेके आई, जब कानून लाए गए तो कहा गया कि पंजाब जैसे राज्यों में चूंकि पानी का स्तर इतना गिरता जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है, और उसी से एक नई हरित क्रांति आई। अब जब आपने कानून वापस ले लिए तो कृषि के क्षेत्र के लिए, खासतौर से पंजाब की ग्रामीण इलाकों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपके क्या प्लान्स हैं? मुझे लगता है कि उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो सबसे बड़ी चीज़ है, आप मतलब जो इतिहास से परिचित हैं वो जानते हैं कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल जो आज के 3 प्रदेश हैं, वो एक जॉइंट पंजाब का हिस्सा था, और वो आज़ादी के बहुत समय बाद अलग अलग हुए, और उसका कारण जो है वो आर्थिक कारण था। ये क्षेत्र जिसको हम आज पंजाब कहते हैं, ये सबसे अमीर इलाका था। हिमाचल सबसे गरीब इलाका था, क्योंकि पहाड़ी इलाका था, बर्फ़ से भरा रहता था, और सिंचाई के और अन्य साधन वहाँ नहीं थे। और हरियाणा का इलाका मिडल, मतलब इन दोनों के बीच का इलाका था, जहाँ पे पानी की असुविधा थी, लोग मेहनती थे, लेकिन उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा ऐसा नहीं था, बहुत अमीर नहीं थे। आज आप स्थिति को देखें तो आपको पता चलेगा कि स्थिति उल्टी है। पंजाब नंबर 1 का जो राज्य था वो आज 23 पे खड़ा है, हिमाचल कहीं आगे है, और हरियाणा तो बहुत ही आगे है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे खेती का क्षेत्र हो, कुछ भी। और पिछले 5 सालों में जो बदलाव हरियाणा ने किए, मुझे लगता है कि उन्हीं बदलावों की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमें पंजाब में करने की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पर पंजाब में 2 फसलों के ऊपर MSP मिलता है। पंजाबी में बोलूँ तो कनक ते चौल, और हिंदी में बोलूँ तो कनक मतलब गेहूँ और चावल पर।
और हरियाणा में 11 फसलों पे आपको एमएसपी मिलता है। तो यानी सरकार बढ़ावा दे रही है फसल को डाइवर्सिफाई करने के लिए, अलग अलग फसल उगाने के लिए। अगर आप मिलेट्स, आप फिटनेस फ्रीक हैं, आपको पता है कि गेहूं और चावल कम खाया जाए और मिलेट ज़्यादा खाया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, धरती के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, मगर यहाँ पर किसी ने ये बात बताई नहीं। और अगर हम क्रॉप रोटेशन करते हैं और मिलेट्स को उगाने के लिए उनको ज़्यादा मुनाफा देते हैं, ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, तो धरती का स्वास्थ्य और लोगों का स्वास्थ्य दोनों ठीक होंगे। तो इस तरीके से इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा आपको शुरू में उन फसलों को उगाने के लिए जो कि कम पानी पीती हैं और अधिक पैदावार देती हैं और अधिक कमाई है। तो तिलहन है, मतलब देश दूसरे देशों से तिल और अन्य तेल खरीदता है। अगर हम तिलहन बीच में डाल दें, 2 क्रॉप्स के बीच में एक क्रॉप तिलहन की बढ़ा दें, तो धरती का स्वास्थ्य भी उतनी देर में, जिन लोगों को विज्ञान की समझ है उनको पता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं वो आ जाएंगे और उसकी वजह से अगली पैदावार भी आपकी बेहतर होगी। तो इस तरीके की कई प्रयास करने होंगे। ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देना होगा। सॉइल हेल्थ कार्ड ज़रूरी है, क्योंकि सबको पता चले कि जो आप बार बार जो एक खाद डाल रहे हैं शायद उस खाद की ज़रूरत ना हो। साइंटिफिक मेथडोलॉजी से अगर आप खाद डालते हैं तो शायद आपको उसकी 1/1000 गुना या 100 गुना उसके केवल जड़ों में खाद डालने की ज़रूरत है, ऐसे फेंक के उसके पत्तों पे और पूरी ज़मीन को डालने की ज़रूरत भी ना हो। और या स्टैंडर्ड तरीके से कि पूरी बड़ी खाद नहीं डालनी है, आपको शायद पोटेशियम ही की ज़रूरत है, या पोटेशियम अधिक है आपको खाली फॉस्फोरस चाहिए। तो एक साइंटिफिक औद्योगिक जो फसल उगाने का तरीका है या खेती है, उसका यहाँ पर अगर काम शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पंजाब के लोगों की, पंजाब की खेती की और पंजाब के लोगों की मेहनत की कितने गुना आप कमाई बढ़ाएंगे और कितनी जल्दी से आप बदलाव लाएंगे। क्योंकि जो आपने बात की कि विदेश चले जाते हैं, मतलब असलियत में अगर आप भारत की बात करें और हम एस्पिरेशनल इंडिया की बात करते हैं, तो एस्पिरेशनल इंडिया का जो असली चेहरा है वो पंजाब है, या ओरिजिनल चेहरा जो है वो पंजाब है। और मैं हंस के भी ये बात कहती हूँ मगर सीरियस बात कहती हूँ कि 1000 करोड़ का जो यहाँ मालिक बैठा होगा वो कहेगा मेरे को 1100 करोड़ कमाने हैं। जिसकी जेब में 100 रुपये होंगे वो कहेगा जी 110 का खर्चा करना है। तो लिव वेल, एंजॉय लाइफ, डू थिंग्स, ये पंजाबियों के खून में है। तो अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और जो चीज़ बेहतर ला सकती है, ज़्यादा कमाई कर सकती है वो करो। तो आप खाली बताने की ज़रूरत है, आप एक बार बताएंगे वो खुद से तरकीब निकाल के फसलें वसलें खुद से ठीक कर लेंगे। या ड्रैगन फ्रूट की खेती होगी, आप मेरे से लिखवा लीजिए। कुछ लोग जो इस वक्त आपका कार्यक्रम लाइव देख रहे हैं आज तक पर इंडिया टुडे पे, वो सवाल भी भेज रहे हैं, तो मैं कुछ सवाल भी लेना चाहता हूं। क्योंकि आप विदेश राज्य मंत्री हैं तो पूछा जा रहा है कि करीब 18,000 हिंदुस्तानी, कई सारे छात्र उनमें से यूक्रेन में हैं और हो सकता है कि यूक्रेन और रशिया में जंग की सूरत हो रही है। तो ऐसे में इन छात्रों को भारत वापस लाने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, उसमें एडवाइजरी हमने जारी कर दी है। जो लेटेस्ट मेरे पास खबर है उसके मुताबिक भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी। और मैं चाहूँगी कि अगर आपसे संभव हो तो बीच में आप उस एडवाइजरी को थोड़ा फ्लैश भी कर दें, क्योंकि वो एडवाइजरी जब फ्लैश होगी तो लोगों को ठीक संदेश मिल जाएगा। और उसमें यही बात है कि हमारी हॉटलाइन भी वहाँ चली हुई है, हमारी ईमेल्स भी काम कर रही हैं, और जिस व्यक्ति को जो सुविधा, जिस बच्चे को जो सुविधा चाहिए, हमारी एम्बेसी फुल ऑन मतलब पूरे गियर में लगी हुई है काम निकालने में। क्योंकि आपको पता है कि जब कोरोना की दिक्कत आई या अन्य दिक्कत आई तो पूरे प्लान तरीके से हमने अपने जो डायस्पोरा के लोग हैं, जो भारतीय अन्य देशों में हैं, उनकी पूर्ण रूप से मदद की और योजनाबद्ध तरीके से उनको वहाँ से निकाला भी। और जिन लोगों को टेस्टिंग किट्स वगैरह और या लैब्स की दिक्कत थी तो हम यहाँ से बल्कि लैब उठा के ले गए थे। मुझे अब तक याद है कि ईरान में वो टेस्ट नहीं कर रहे थे, तो हम पूरी लैब यहाँ से उठा के ले गए थे जो हमने एयरपोर्ट पे लगा दी थी, और उस लैब को वहीं छोड़ भी दिया था कि हमारे लोगों का काम हो गया, बाकी चीज़ आप इस्तेमाल करें। तो हम सक्षम हैं अपने जितने भारतीय विदेश में कहीं भी होंगे उनकी पूरी मदद पहुंचाने के लिए भी। अभी आपने अन्य देशों में भी, कजाकिस्तान में भी देखा था,
तो भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें, अपनी डिटेल दें। और इसी कारण से मैं कभी कभी ये बात जब कभी बाहर जाती हूँ और बच्चों से मिलती हूँ तो मैं उनको ये ज़रूर बताती हूँ कि बेटा आप लोग अपनी आइडेंटिटी और जो हमारी एम्बेसी है उसके कांटेक्ट में उस पोर्टल पे अपनी डिटेल ज़रूर रखा करें। भगवान ना करे कुछ उल्टा सीधा हो तो हमारे लोगों को पता हो आपकी लोकेशन डिटेल्स, आपके फ़ोन नंबर्स या अन्य व्यवस्था की दृष्टि से। मीनाक्षी जी, आप दिल्ली से आती हैं। दिल्ली में बीजेपी का मुकाबला है आम आदमी पार्टी से। अब आम आदमी पार्टी भी पंजाब में विस्तार कर रही है और जितने ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उसमें आपको आगे दिखाया जा रहा है। हो सकता है कि बहुमत आ जाए, हो सकता है कि कम रह जाए, लेकिन आप अच्छा करती नजर आ रही है। बीजेपी के लिए कितनी बड़ी सिरदर्द है अगर झाड़ू दिल्ली से निकल के पंजाब आ जाए? पंजाबियों को मैं उतनी अच्छी तरह जानती हूँ जितनी अच्छी तरह आप भी जानते हैं। वो कभी भी इस तरीके की राजनीति को पसंद नहीं करेंगे जैसा मैं जानती हूँ। और दिल्ली में भी जो कुछ हुआ वो भी आप बेहतरी तरीके से जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी की उधर बहुत वक़्त है। दिल्ली में जब चुनाव होते हैं एमसीडी के तो हम जीतते हैं, जब चुनाव होते हैं लोकसभा के तो हम जीते हैं, तो हम वहाँ पर भी उनसे कई आगे हैं। और मेरे खिलाफ होता है जब स्टेट के चुनाव होते हैं आप हार जाते हैं। वो मैं इस मंच से नहीं पर सोचिए, आप तो खुद दिल्ली की बीजेपी की नेता हैं। देखिए मैंने सोचा हुआ है, मुझे पता भी है क्या होता है, लेकिन मैं इस मंच से नहीं बता सकती लेकिन और जो लोग यहाँ बैठे हैं जिनको समझ है उनको भी पता है क्या होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ताकत बहुत अधिक है दिल्ली के अंदर भी। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे खिलाफ तो जो खड़े होते हैं उनका डिपॉजिट भी जब्त होता है। तो वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए वही दिल्ली का मॉडल पंजाब आता है तो बीजेपी उससे कैसे डील करे? क्योंकि ये एक बॉर्डर स्टेट है, ये एक बेहद ही संवेदनशील इलाका है और दिल्ली में आप फिर भी कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि पुलिस उनके पास नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। ये तो पूरा राज्य है। देखिए यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, यही मैं डिस्टिंक्शन करना चाहती हूँ। पंजाब के लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में बहुत ज़्यादा देशभक्त लोग हैं और कुछ चीज़ों को वो पसंद नहीं करते हैं। झूठ और झूठे वायदों को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उनको आप एडवर्टीजमेंट से या लालच से खरीद नहीं सकते हैं। मतलब पंजाबी में कहूँ तो हर कार सिखाया जाता है इंज करके हाथ चलो, इंज नहीं करना। वो राजनीति इतने नहीं चलनी, यहाँ पर वो राजनीति चल ही नहीं सकती। और अगर आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो महिलाओं से बात की, मैं कहा आपको 1000 रुपया दिया जाए तो आप क्या करेंगे? खुश होंगे? भैन जी 1000 ते दुपट्टा भी नहीं आंदा, पहली चीज़। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जेड़ा काम मोदी जी ने सानू करके दिता है, सानू 5 लाख का बीमा दिता है परिवार नू, जिथे आयुष्मान भारत का फायदा सानू मिल रहा है। मैं पूछ दिया हो ना तो कि हाथ खड़े करके बताओ कितनों के पास है, तो दे विल रेज देयर हैंड्स। तो बताते हैं कि इतने लोगों के पास से आप में से किस किस को फ़ायदा मिला, तो वो भी बताते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें स्कीम्स चाहिए, हमें योजना चाहिए काम करने की। यहाँ पे लिज्जत पापड़ पर महिलाओं ने काम शुरू किया जो 300 रुपये महीना से शुरू किया था। आज वो लिज्जत पापड़ की मालिक बन के बैठी हुई हैं। ये यहाँ की मानसिकता है कि वो आदमी कहता है कि मैं कम कमाऊँ, कुछ कमाऊँ, पर मेहनत का चाहिए, फालतू का नहीं चाहिए। और एक उम्मीद चाहिए कि मैं यहीं पर नहीं रहूँगा, इससे आगे बढ़ने की ताकत है मेरे में, आप मुझे आगे बढ़ने का रास्ता बताइए। तो यहाँ की जो पॉलिसी स्ट्रैटेजी है वो इन लोगों के बस की नहीं है। वो झूठ मूठ का मोहल्ला क्लिनिक जिस पे खाली एडवर्टाइजमेंट के लिए अपना फ़ोटो चिपकाने से काम नहीं चलता। वहाँ उतनी देर में तो लठ बच जाएंगे, उखाड़ के फेंक देंगे इतनी देर में कि अंदर डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, डाला किस लिए हुआ है। यहाँ करके देखो ये तमाशा, 2 दिन में आपको नतीजा मिलेगा। यहाँ लोग बहुत इमोशनल हैं, स्पष्टवादी हैं, साफ की राजनीति करना चाहते हैं और जो है वो है। मतलब धोखा ड्रामा नहीं चलता यहाँ। एक चर्चा ये भी चल रही है कि अगर किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता और हंग हाउस आता है तो क्या बीजेपी वापस अकालियों के साथ जा सकती है? अकाली के साथ जो आपका ब्रेकअप हुआ है वो कितना पक्का है और कितना कच्चा? नहीं, वो पक्का है जी, वो ब्रेकअप पक्का है और उसके बहुत सारे कारण हैं। तो अब
बाद में क्या है क्या नहीं, ये तो मतलब भगवान नहीं हूँ मैं गारंटी किसी प्रकार की दूँ, लेकिन ब्रेकअप पक्का है, क्योंकि लंबी जैसी जो विधानसभा है वहाँ पे हमने कैंडिडेट खड़ा किया है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मन में क्या है, और ये बिल्कुल क्लैरिटी है कि कुछ चीज़ें नहीं होंगी, और वो नहीं होंगी, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो फॉर्मेट है उसमें अपनी सरकार बनाएगी। और अगर कम रह जाते हैं और आपको ज़रूरत पड़ती है? तो वो देखेंगे, वो वो तब की तब देखी जाएगी। पर मैं गजेंद्र शेखावत जी का बयान, मेरी मतलब गजेंद्र शेखावत जी ने जो कहा, वो बयान मुझे याद है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी अकालियों के साथ कोई साठगांठ नहीं है और ना कभी हो सकती है। ये उनके बयान है। एक बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ डेरों के वोट को लेके। गुरमीत राम रहीम को सज़ा हुई, वो जेल में थे, उन्हें एकाएक हरियाणा की सरकार करीब महीने भर के लिए छोड़ देती है चुनाव से ऐन पहले, एक ऐसे राज्यों में जहां डेरे का वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सवाल उठता है कि क्या बीजेपी ने ये तो इसलिए नहीं किया कि डेरे का वोट बीजेपी को पड़ जाए? नहीं नहीं, वो तो उनके कनेक्टिविटी आपको पता है कहाँ से है, और मेरे को, मैं जगह का नाम नहीं बताना चाहती, पर लुधियाना का जो आउटर एरिया है वहाँ पे लोगों ने इनके झंडे उतार दिए हैं। इतनी वहाँ पे लोगों के मन में रोष हुआ है कि ये क्या हुआ है। तो खैर वो छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर छोड़ा है तो वो राजनीति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए छोड़ा है, तबीयत ठीक नहीं थी, क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो मैं उस पर बोलना नहीं चाहती। लेकिन ये पक्का है कि वहाँ पे जो जिस पार्टी का आप नाम पहले ले रहे थे उसके प्रति बहुत ज़बरदस्त रोष हुआ है, और मैं गाइड नहीं करना चाहती उन लोगों को, इसलिए मैं जगह का नाम बता नहीं रही हूँ। मैं समझा नहीं, आपने कहा कि डेरे का वोट कहाँ पड़ेगा सबको पता है, मुझे तो नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मतलब जितना जवाब मुझे देना था उतना दे दिया, जिनको समझ है उन सबको समझ आ चुका है, क्योंकि वो तो रोष लोगों ने दिखा दिया है। नहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि फिक्स्ड मैच है डेरे और बीजेपी के बीच में, नहीं, कि हम आपको मतलब पैरोल पे देंगे, आप हमें वोट नहीं, दिलवाएं। नहीं, 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 ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये उठाने वाले हम लोग हैं। हाँ, उठाने वाले हाँ, और हम सही लोग टाइम पे छोड़ भी दिया हैं। ना। नहीं 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 नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या विषय है वो नहीं, लेकिन मुझे ये पता है, एक देहाती इलाका है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी के झंडे लगे हुए थे। इस खबर के बाद वो सारे झंडे उतरे वहाँ से, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। हम लोगों का यहाँ पे वक्त खत्म हो रहा है आपके सेशन में। आखिर में ये बताएं मीनाक्षी जी, आपके हिसाब से बीजेपी पंजाब का ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है? अगर जीत रही है तो आपकी कितनी सीटें आ रही हैं आपके खुद के सर्वे में, और अगर नहीं आई, जो भी आप नंबर बताएंगे, तब क्या होगा? मैं नंबर नहीं बताऊंगी, और उसका कारण है कि 4 दिन बाकी हैं चुनाव में, और हर दिन हर पल महत्वपूर्ण है, और हम ये चुनाव जीतने के लिए ही नहीं बल्कि सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, और सरकार हमारी बनेगी, ये आप देखिएगा, एनडीए की ही सरकार बनेगी। और जाते जाते एक दो चीज़ें ज़रूर, क्योंकि आपने मौका दिया है तो ज़रूर बताना चाहती हूँ। पहली चीज़ तो ये बताना चाहती हूँ कि पंजाब में बहुत बड़ी दिक्कत थी महिलाओं की, जो कि लड़कियों से शादी करके उनको छोड़कर चले जाते थे। तो हमारी सरकार ने 2015 की बात है, जब मैं एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी की मेंबर थी, तो वहाँ पे हमने ये सब सवाल उठाए, लोगों से बात की। उसके बाद आज ये है कि हमने 492 पिछले एक साल के इस अभी दौरान 492 पासपोर्ट्स को कैंसिल करा है, इम्पाउंड किया है, जिसमें से तकरीबन 300 लोग वापस आए हैं, और उन परिवारों को या तो जोड़ने का काम हुआ है या डिवोर्स ऑफिशियली लेने का काम हुआ है, नहीं तो वो तो हॉलिडे हस्बैंड्स थे और बहुत दिक्कत में थी महिलाएं, और उन औरतों को ट्रेन करने का काम किया, क्योंकि वो किस तरीके से उन आदमियों को ट्रैक करें जिन्होंने अपनी शक्लें बदल ली, पासपोर्ट्स बदल लिए, नाम बदल लिए, फिर ट्रैकिंग करके उनको वापस बुला के उनको ठीक करने का काम किया गया। उसी तरीके से जो हेरिटेज है, जो विरासत है, जो पंजाब की विरासत है, नॉर्मली दक्षिण भारत में या अन्य जगहों पर लोग मजाक करते हैं कि पंजाब का कल्चर तो एग्रीकल्चर है, ऐसा बोलते हैं। तो उनके लिहाज से मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा कल्चर एग्रीकल्चर तो है ही, मगर उसके अलावा जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत ज़्यादा है। चाहे वो हवेलियाँ थीं,
और इतना अटैक जितना पंजाब पे हुआ बाहर से, वो शायद किसी और प्रदेश ने झेला हो। और चाहे वो पंजाबी जूती है, चाहे वो फुलकारी है, चाहे वो लकड़ी का काम है या हमारे विरासत के ब्रास का काम है, ये सब जितने हस्तशिल्प हैं उनको बढ़ावा देने के लिए मेरे जो संस्कृति मंत्रालय है उसकी पूरा काम शुरू है और हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। और ठठेरों को हमने एक हेरिटेज टैग भी दिलवाया है। उसके साथ ही जलियांवाला बाग हो, हुसैनी वाला हो, वीरों की धरती है, और इतना सब यहाँ पर जो है लोगों के बलिदान है, उन सब को, कुर्बानियों को, बलिदानों को याद करने के लिए जो भी यहाँ म्यूज़ियम्स और अपग्रेडेशन हुई है वो भी मेरे डिपार्टमेंट ने की है। फतेहगढ़ साहब, चमकौर जी, आनंदपुर साहब, पटियाला, भटिंडा, सारनगढ़ी, ऐसे जितने ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं और अन्य पवित्र स्थान हैं, उन सबको भी ठीक करने का काम हमारे डिपार्टमेंट ने किया है। और सड़कों का हाल तो मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ कि जब 2014 में हमारी सरकार नहीं थी तो यहाँ पर जो सड़कों की मपाई है वो 1114 किलोमीटर थी, आज 4162 किलोमीटर है। 7 साल के अंदर हमने उसको 3 गुना बढ़ाया है। तो ये हमारा कमिटमेंट है पंजाब के लिए। और हर विषय पर बोलने को बहुत कुछ है, पर मुझे लगा ये जाते जाते डाटा डिटेल देना ज़रूरी था। मीनाक्षी जी, आप प्रचार में व्यस्त थी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप यहाँ जुड़ी हमारे साथ पंजाब पंचायत में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी शुभकामनाएं। अब जनता को तय करना है कि बीजेपी को कितने वोट देने हैं और कितनी सीटें। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और बीजेपी को जिता के लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।